पुलिस की गंदी सा बनारस की संकरी गलियां, घाटों की गूंजती हुई आवाजें और वहां की धड़कती हुई जिंदगी, इसी पृष्ठभूमि में जन्म होता है अखिल श्रीवास्तव का। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का जो शब्दों का जादूगर है और दिमाग से तेज मगर दिल से बागी। उसके पिता एक वकील हैं जो सच्चाई और न्याय की राह पर चलते हैं, चाहे जिंदगी ने उन्हें कितनी ही बार ठोकरें दी हों। अखिल की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक एक हादसा उसकी दुनिया को हिला नहीं देता। उसके पिता की रहस्यमयी मौत, जिसे पुलिस सड़क हादसा बताकर फाइल बंद कर देती है, अखिल को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन वह टूटने वालों में नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं, एक हत्या है, और यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए अखिल एक रास्ता चुनता है, ऐसा रास्ता जो कानून की नहीं बल्कि चालाकी और बदले की मांग करता है। बनारस की राजनीति, पुलिस की गंदी साजिशें और गैंगस्टरों के बीच फंसी एक साजिश। अखिल इस पूरे जाल को तोड़ना चाहता है, मगर अपने तरीके से। उधर अखिल की जिंदगी में एक अहम किरदार है रसिका, जो उसकी प्रेमिका है और उसकी दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें उसे सुकून मिलता है। रसिका के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन जब बदले की आग जल रही हो तो प्यार भी कई बार धुंधला पड़ जाता है। अखिल अब बनारस की गलियों से लेकर कोर्ट के गलियारों तक अपनी चालें बिछा रहा है। वह अपने पिता के पुराने केसों को खंगाल रहा है, पुराने दुश्मनों की सूची बना रहा है और धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें वह अपने शिकार को खुद फंसाना चाहता है। वह सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। पुलिस, नेताओं और गुंडों की मिलीभगत को उजागर करने के लिए वह खुद को एक अपराधी के रूप में पेश करता है, ताकि अंदर से सब कुछ जान सके। वह अदालत में खुद को एक हत्या का आरोपी घोषित करता है, मगर उसके पास एक चौंकाने वाला प्लान है। यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, यह एक चालाक खिलाड़ी की कहानी है जो अपने दिमाग और आत्मविश्वास से पूरे सिस्टम को मात देना चाहता है। अखिल श्रीवास्तव अब बनारस की गलियों से निकलकर सीधे अदालत के कटघरे में खड़ा था, अपने ही बनाए हुए जाल में। लेकिन इस बार वह शिकार नहीं, शिकारी था। बनारस की सीधी सादी दिखने वाली जिंदगी के पीछे जो भ्रष्टाचार, साजिशें और सड़ांध थीं, अब उसका पर्दाफाश होना तय था और अखिल ने पहला दांव खेल दिया था। अदालत में अखिल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, मैंने हत्या की है और मैं खुद को सजा दिलवाना चाहता हूँ। उसकी यह बात हर किसी को चौंका देती है। वकील, जज, पुलिस अधिकारी, हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह लड़का कौन है और क्यों खुद को फंसाना चाहता है। लेकिन अखिल को सब मालूम था। वह जानता था कि यह सिस्टम सिर्फ झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए है। वह चाहता था कि अदालत के सामने खुद को पेश कर पुलिस की गलती को उजागर करे। असली मर्डर को सामने लाना है तो खुद को अपराधी साबित करना पड़ेगा, ताकि लोगों की नजरों और मीडिया की नजरों में वह एक सनसनीखेज केस बन जाए। अदालत में उसकी कहानी। अखिल ने अदालत में जो कहानी पेश की वह कुछ इस तरह थी। उसने अपने दोस्त बबलू का मर्डर किया क्योंकि बबलू ने उसकी प्रेमिका रसिका का अपमान किया था और उसके पिता पर झूठे आरोप लगाए थे। उसने पूरी वारदात की डिटेल्स भी बताई, कैसे उसने प्लान किया, कैसे बबलू को बुलाया और कैसे मारा। मगर असलियत यह थी कि बबलू की हत्या किसी और ने की थी और अखिल यह जानता था। वह जानता था कि उस हत्या के पीछे पुलिस, नेताओं और अपराधियों की मिलीभगत है। लेकिन जब तक केस चर्चा में नहीं आता तब तक कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने यह स्क्रिप्ट तैयार की थी। मीडिया और समाज में हंगामा। जैसे ही अखिल का केस खबरों में आया, मीडिया में सनसनी फैल गई। बनारस का बिच्छू खुद अपनी गिरफ्तारी चाहता है जैसी हेडलाइंस चलने लगी। पुलिस पर सवाल उठने लगे कि जब मर्डर का आरोपी खुद सामने आ रहा है तो जांच में इतनी देर क्यों हो रही है, और फिर कोर्ट में उसके बयानों में इतने विरोधाभास क्यों हैं। कुछ पत्रकार अखिल से मिलने के लिए जेल पहुंचे। वहां भी अखिल ने अपनी बातों से सबको उलझा दिया। वह चाहता था कि हर कोई उसकी ओर ध्यान दे ताकि असली कहानी धीरे धीरे सामने लाई जा सके। पुलिस का डर। अखिल की गिरफ्तारी से पुलिस में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर दुबे, जो एक चालाक मगर भ्रष्ट अफसर था, उसने तुरंत केस को संभालना शुरू कर दिया। उसे डर था कि अगर अखिल ज्यादा बोलेगा तो उनके कई पुराने राज बाहर आ सकते हैं। इसलिए पुलिस अखिल पर दबाव डालने लगी। उसे जेल में टॉर्चर किया गया, धमकाया गया कि अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा।
मगर अखिल, जो अपने पिता की मौत के बदले में ये सब झेल रहा था, उसे न डर था न पछतावा। रसिका की प्रतिक्रिया। इस बीच रसिका को अखिल की गिरफ्तारी का पता चलता है। वह टूट जाती है, लेकिन उसे भरोसा है कि अखिल जो कर रहा है उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। वह अखिल की मदद के लिए उसके पुराने दोस्तों से मिलती है, खासकर गूंजा और राजन से। गूंजा जो एक लोकल रिपोर्टर है और राजन जो अखिल का स्कूल दोस्त और कंप्यूटर एक्सपर्ट है। इन दोनों के जरिए रसिका अब अखिल के इस पूरे प्लान का हिस्सा बनने की ठान लेती है और यहीं से बनारस के असली सत्ता के चेहरे बेनकाब होने लगते हैं। अखिल की योजना की अगली चाल। अब अखिल को कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह चालें चलनी थीं। उसने तय किया कि वह अदालत में ऐसे सवाल उठाएगा जिनसे पुलिस की असलियत सामने आए, जैसे कि मर्डर के समय का सीसीटीवी, एफआईआर में गड़बड़ी, फोरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ और केस से जुड़े एक गवाह की रहस्यमयी मौत। ये सारी बातें अदालत में धीरे धीरे वह रखता गया और हर सवाल के बाद पुलिस के माथे पर शिकन गहराती गई। अखिल की अब बिच्छू जैसी चाल अब पुलिस, माफिया और नेताओं की नींद उड़ाने लगी थी। अखिल अब कानून की किताबों से खेल नहीं रहा था। वह अब हर उस व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश कर रहा था जिसने उसके पिता को मारा और फिर सबूतों को दफना दिया। अब उसका इरादा साफ था, बदला लेना, पर शतरंज की तरह चालाकी से। अखिल की योजना गहराती है। अदालत में चल रहे केस के दौरान अखिल ने अपने सवालों और बयानों से सबको भ्रमित करना शुरू कर दिया। कभी वह एक कहानी सुनाता, कभी दूसरी। उसके बयान इतने उलझे हुए होते कि वकील और जज भी सोच में पड़ जाते कि वह सच बोल रहा है या सब कुछ बनावटी है। मगर यही उसकी रणनीति थी, दुश्मन को कंफ्यूज करना, ताकि असली वॉर आसानी से किया जा सके। उसने कोर्ट में सवाल उठाया, अगर मैंने बबलू की हत्या की है तो मुझसे जुड़े किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मैं क्यों नहीं दिखता? मेरे पास अगर बंदूक थी तो पुलिस ने उसे केस के दिन बरामद क्यों नहीं किया? इस तरह के सवालों से पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। अखबारों में खबरें चलने लगीं, पुलिस पर दबाव, अखिल के दावों में दम, हत्या में कोई और शामिल। पिता की फाइलें। जेल में रहते हुए अखिल को अपनी योजना के लिए कुछ पुरानी फाइलों की जरूरत थी, खासकर अपने पिता के केसों की, जिनमें उन्होंने कई रसूखदार लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ा था। इन फाइलों तक पहुंचने के लिए रसिका और गूंजा आगे आए। गूंजा ने अखिल के घर जाकर उसकी लाइब्रेरी से पुरानी फाइलें निकालीं। वहीं रसिका ने राजन के साथ मिलकर उन केस फाइलों को स्कैन किया और जेल में अखिल तक पहुंचाया। इन दस्तावेजों में कई रहस्य छिपे थे। एक विधायक का नाम जो उस समय के चर्चित गैंगस्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की वो रिपोर्ट जो अदालत में कभी दाखिल ही नहीं की गई थी। और एक गवाह का नाम जो गायब हो गया था। अब अखिल के पास सच्चाई के टुकड़े जुड़ने लगे थे। इंस्पेक्टर दुबे की घबराहट। इंस्पेक्टर दुबे, जो केस की जांच कर रहा था, अब बेहद असहज हो गया था। अखिल की गतिविधियां, उसकी चालें और उसकी सार्वजनिक छवि, सब कुछ दुबे के खिलाफ जा रहा था। उसने अखिल को जेल में बुलाकर धमकी दी, बहुत हो गया तमाशा, अगर तू नहीं रुका तो तुझे जेल में खत्म कर देंगे, तेरे केस की फाइल भी नहीं मिलेगी। मगर अखिल मुस्कुरा दिया। उसने जवाब दिया, बिच्छू कभी सीधा नहीं चलता दुबे जी, डंक पीछे से मारता है और उसका जहर धीरे धीरे असर करता है। यह जवाब दुबे को बेचैन कर देता है। वह समझ गया था कि अखिल यूं ही कोर्ट में नहीं आया है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। रसिका का संकल्प। रसिका अब सिर्फ प्रेमिका नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। उसने तय किया कि वह अखिल के मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसने गूंजा और राजन की मदद से एक जन आंदोलन छेड़ने की योजना बनाई, जस्टिस फॉर एडवोकेट श्रीवास्तव नाम से। इस आंदोलन का उद्देश्य था अखिल के पिता की मौत की दोबारा जांच और हत्या के पीछे के लोगों की पहचान। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया, पोस्टर्स लगे, कॉलेजों में पर्चे बंटे और मीडिया को सच्चाई से जोड़ने के लिए रिपोर्ट्स तैयार की गईं। अखिल का अगला दांव। अखिल अब कोर्ट में एक और बयान देने वाला था। वह चाहता था कि कोर्ट के सामने एक ऐसा गवाह आए जिसने असली हत्यारे को देखा था। ये गवाह था एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल सुरेश यादव, जो केस के समय घटना स्थल पर था लेकिन बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। गूंजा और राजन ने सुरेश यादव को ढूंढ निकाला, जो अब बनारस से दूर एक गांव में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। शुरुआत में सुरेश डर गया, लेकिन जब अखिल की कहानी और उसकी सच्चाई से रूबरू हुआ तो वह गवाही देने को तैयार हो गया। कोर्ट में गवाही।
अगली सुनवाई में सुरेश यादव कोर्ट में पेश होता है और कहता है, मैंने उस रात देखा था कि अखिल के पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। वो लोग उन्हें मारकर सड़क पर फेंक गए थे। मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अफसरों ने मुझे चुप रहने को कहा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अब केस की दिशा बदलने लगी थी। अखिल का झूठा स्वीकारा गया गुनाह अब सच्चाई की शक्ल ले रहा था और पुलिस, नेता और अपराधियों का गठजोड़ खुलने की कगार पर था। सुरेश यादव की गवाही के बाद अदालत में एक नया मोड़ आ चुका था। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का प्रतीक बन चुका था। अखिल की चालें रंग लाने लगी थीं। हर कदम के पीछे एक सोच थी, हर हरकत के पीछे एक योजना। बनारस के गलियारों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अखिल श्रीवास्तव, जिसे लोग अब बिच्छू के नाम से जानने लगे थे। मीडिया की तेजी। सुरेश यादव की गवाही के बाद मीडिया ने अखिल को एक क्रांतिकारी की तरह पेश करना शुरू कर दिया। चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। क्या अखिल सच में अपराधी है? पुलिस ने अखिल के पिता की हत्या को छिपाने की कोशिश क्यों की? सिस्टम में कितने लोग शामिल हैं? रसिका और गूंजा लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रही थीं। राजन ने सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू कर दी थी, बिच्छू की सच्चाई, जिसमें हर एपिसोड में वो पुलिस, नेता और गुंडों के गठजोड़ की कड़ियों को उजागर कर रहा था। पुलिस का जवाबी हमला। इंस्पेक्टर दुबे ने अब अखिल के खिलाफ और सबूत तैयार करने शुरू कर दिए। उसने एक नकली गवाह को सामने लाया जो कहता था कि उसने अखिल को हत्या करते देखा है। उसने सीसीटीवी फुटेज को एडिट करवाया और एक नकली बयान भी मीडिया में लीक करवा दिया। मगर अखिल को पता था कि यह सब होने वाला है। उसने पहले ही राजन के जरिए सीटीवी की असली फुटेज का बैकअप सुरक्षित कर रखा था। जब दुबे ने फर्जी फुटेज कोर्ट में पेश की, तब अखिल ने अदालत से अनुरोध किया कि असली फुटेज की फोरेंसिक जांच कराई जाए। अदालत में जांच की मांग। जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने का आदेश दिया। सीबीआई जैसी एजेंसी की मांग उठने लगी। इस जांच के लिए अखिल ने कुछ और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें उसके पिता द्वारा दर्ज किए गए केसों की पूरी लिस्ट थी। उसमें कई नामचीन नेताओं, बिल्डरों और गैंगस्टरों के नाम थे, जिनके खिलाफ उसके पिता ने कभी केस लड़ा था। इन्हीं में से एक नाम था विधायक चतुर्वेदी, जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी का ताकतवर चेहरा था और बनारस के राजनीति और अपराध के गठजोड़ का मुख्य सूत्रधार। चतुर्वेदी का असली चेहरा। विधायक चतुर्वेदी, जो पहले खुद को इस मामले से दूर बता रहा था, अब खुलकर दुश्मनी पर उतर आया। उसने रसिका को धमकाने की कोशिश की, मगर रसिका अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने चतुर्वेदी की धमकियों को रिकॉर्ड किया और मीडिया को सौंप दिया। इसका असर यह हुआ कि अब विधायक पर भी सवाल उठने लगे। बनारस में उसके खिलाफ पोस्टर लगने लगे, कॉलेजों में उसके पुतले जलने लगे और सोशल मीडिया पर नाराज जस्टिस फॉर श्रीवास्तव ट्रेंड करने लगा। जेल के अंदर बढ़ता खतरा। इंस्पेक्टर दुबे और विधायक चतुर्वेदी अब अखिल को चुप करवाना चाहते थे। उन्होंने जेल के अंदर कुछ कैदियों को पैसे देकर अखिल पर हमला करवाया। एक रात अखिल पर हमला हुआ, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन अखिल ने हार नहीं मानी। अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी उसने गूंजा से कहा, अगर मैं बचा तो लड़ूंगा और अगर मरा तो मेरा नाम जिंदा रहेगा, मगर सच को दबने नहीं दूंगा। इस घटना ने जनता को और भड़काया। बनारस की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, बिच्छू को इंसाफ दो। न्यायपालिका की सख्ती। कोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब तलब किया और आदेश दिया कि अखिल को हाई सिक्योरिटी में रखा जाए। साथ ही पुलिस और विधायक के खिलाफ जांच तेज कर दी गई। इस बीच गूंजा और राजन को अखिल के पिता की मौत से जुड़ा एक नया सुराग मिला। एक पुराना ड्राइवर जो उस रात घटनास्थल पर मौजूद था। वह ड्राइवर गायब हो गया था, मगर अब नेपाल सीमा के पास उसके होने की खबर मिली थी। राजन और गूंजा बिना देरी किए उसे ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि अगर वो मिल गया तो अखिल के केस का रुख हमेशा के लिए बदल सकता था। बनारस अब किसी आम शहर की तरह नहीं रहा था। यह अब न्याय और अन्याय के बीच छिड़ी एक खुली लड़ाई का मैदान बन चुका था। अखिल का नाम अब एक प्रतीक बन गया था, सिस्टम से लोहा लेने वाले उस आम इंसान का, जो न केवल अपने पिता के लिए बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध के खिलाफ खड़ा हुआ था। नेपाल सीमा के पास की खोज।
गूंजा और राजन दोनों अब नेपाल सीमा के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्हें वो गवाह रमेश तिवारी मिल गया था। रमेश अखिल के पिता की मौत के समय उस इलाके में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था और उसने खुद देखा था कि किस तरह एक जीप ने जानबूझकर अखिल के पिता को टक्कर मारी और उसके बाद दो लोग उतरकर उन्हें मरने के लिए छोड़ गए। रमेश को डराकर गायब करवा दिया गया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि अखिल इस पूरे सिस्टम को नंगा कर रहा है तो उसमें भी हिम्मत आई। वह कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। गूंजा ने रमेश का वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया ताकि अगर कोर्ट में कुछ हो जाए तो सबूत नष्ट न हो। अदालत में नया भूचाल। अगली सुनवाई में रमेश तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसने जो गवाही दी उसने न केवल पुलिस को कटघरे में खड़ा किया बल्कि विधायक चतुर्वेदी के सीधे कनेक्शन को भी उजागर कर दिया। मैंने देखा गाड़ी ये विधायक चतुर्वेदी के आदमी चला रहे थे, दुर्घटना नहीं थी। वकील साहब को जानबूझकर कुचला गया, फिर उन्हें सड़क पर फेंककर दो लोग बोले काम हो गया और निकल गए। यह बयान कोर्ट में गूंज उठा। अब जज भी हिल चुके थे। उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और विधायक चतुर्वेदी को नोटिस जारी किया। विधायक की बौखलाहट। चतुर्वेदी अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने पहले मीडिया पर दबाव बनाया, फिर राजन और गूंजा को डराने की कोशिश की। उसने रसिका को किडनैप करवाने का प्लान बनाया ताकि अखिल को चुप कराया जा सके, मगर इस बार रसिका ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। उसने पहले ही राजन को बता दिया था कि यदि वह लापता हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, और जब चतुर्वेदी के आदमी आए तो उसने खुद की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। पूरी साजिश मोबाइल में कैद हो गई। राजन ने तुरंत वह वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। एक बार फिर चतुर्वेदी का चेहरा उजागर हो गया। जनता की बगावत। अब जनता बगावत के मूड में थी। बनारस की गलियों में लोग सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने क्लास छोड़ आंदोलन शुरू किया। पत्रकारों ने सरकार से सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया, कब मिलेगा अखिल को न्याय? सरकार को झुकना पड़ा। विधायक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। इंस्पेक्टर दुबे को निलंबित कर दिया गया और सीबीआई ने केस की कमान संभाल ली। अखिल का जज्बा। जेल में रहकर भी अखिल हर सूचना से जुड़ा हुआ था। जब उसे चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसने बस यही कहा, बिच्छू का जहर असर कर गया, अब असली खेल शुरू होगा। अब वह चाहता था कि इस जीत का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए किया जाए जिसने कई निर्दोषों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। रसिका और अखिल का संवाद। अखिल को जब अदालत में दोबारा पेश किया गया तो वहां रसिका मौजूद थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान और आंखों में थकावट थी, मगर हिम्मत बरकरार थी। रसिका ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही अखिल, ये सबका युद्ध है, तुम पीछे मत हटना। अखिल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। बिच्छू पीछे नहीं हटता, सिर्फ एक और वार करता है। अब जब विधायक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और इंस्पेक्टर दुबे निलंबित हो गया था, अखिल की लड़ाई का अगला चरण शुरू होने वाला था। यह अब किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध से कहीं बड़ा हो चुका था। यह लड़ाई अब उस सिस्टम के खिलाफ थी जो झूठ को सच बनाता है और सच को मिट्टी में दफना देता है। सीबीआई की जांच और अखिल की मदद। सीबीआई ने जब केस की जांच शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले अखिल से जेल में मुलाकात की। उन्हें पता था कि इस पूरे मामले की परतों को कोई और नहीं, सिर्फ अखिल ही खोल सकता है। अखिल ने सीबीआई अधिकारियों को सबूतों की पूरी लिस्ट थमा दी। उसके पिता की केस डायरी, विधायक के फोन कॉल रिकॉर्ड्स, गवाहों के स्टेटमेंट्स, दुबे द्वारा छेड़ी गई जांच की फर्जी रिपोर्ट्स, जेल में उस पर हुए हमले का सीसीटीवी। सीबीआई को अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सत्ता के दुरुपयोग का जाल था। नया खुलासा, बबलू की मौत का असली कारण। सीबीआई ने जब गहराई से बबलू पांडे की हत्या की जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बबलू, जो चतुर्वेदी का पुराना आदमी था, अब उस पर राज खोलने वाला था। उसने हाल ही में एक स्टिंग रिकॉर्ड किया था जिसमें विधायक और पुलिस के बीच के कई सौदों की बातें थीं। वह रिकॉर्डिंग किसी चैनल को देने वाला था, लेकिन उसे रास्ते में ही मार दिया गया और उस हत्या का आरोप अखिल पर डाल दिया गया ताकि दो निशाने एक साथ लगें, बबलू की आवाज बंद हो और अखिल की लड़ाई भी। अखिल ने पहले ही कोर्ट में कहा था, मैंने मर्डर किया है लेकिन सबूतों के साथ नहीं। मैं मर्डर करने आया था सिस्टम का, इंसान का नहीं।
अब सीबीआई के सामने बबलू मर्डर की सच्चाई खुल चुकी थी। अखिल बेकसूर था। अदालत में अंतिम सुनवाई की तैयारी। अब कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई होनी थी। अखिल की जमानत की याचिका लगी थी और साथ ही उस पर लगे सारे आरोपों को खत्म करने की अपील। साथ ही विधायक चतुर्वेदी और इंस्पेक्टर दुबे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी कोर्ट के सामने थी। अदालत में गहमा गहमी थी। पूरे बनारस से लोग जमा हो गए थे। मीडिया, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, अखिल के पिता के पुराने सहयोगी सब मौजूद थे। अखिल का आखिरी बयान। कोर्ट में अखिल ने खड़े होकर अपना आखिरी बयान दिया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक क्रांति का भाषण था। मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है, लेकिन आज लोग मुझे बिच्छू कहते हैं, क्योंकि मैंने डंक मारा उस सिस्टम को जिसने मेरे पिता को मारा, जिसने मुझे अपराधी बनाया जबकि मैं पीड़ित था। मैं मानता हूं कि मैंने कोर्ट में खुद को हत्यारा कहा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि यह सिस्टम कभी मेरे पक्ष में बोलेगा। लेकिन आज जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि मैंने झूठ बोला ताकि सच को उजागर किया जा सके। मैंने कानून का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी असलियत दिखाई। और अगर आज कोर्ट मुझे दोषी मानती है तो मैं हंसकर सजा काटूंगा। लेकिन अगर ये कोर्ट मुझसे वाकई न्याय करती है तो मेरी माँ को कहिए, उसका बेटा बिच्छू नहीं, वकील श्रीवास्तव का बेटा है, जिसने कलम और कानून से लड़ाई जीती है। पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। अदालत का फैसला। जज ने फैसले में कहा, अखिल को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। विधायक चतुर्वेदी और इंस्पेक्टर दुबे पर हत्या, साजिश और भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अखिल के पिता की मौत की दोबारा जांच का आदेश। अखिल के साहस और सतर्कता की सराहना करते हुए सीबीआई को सिफारिश दी गई कि उसे इस मामले में सलाहकार के रूप में जोड़ा जाए। जेल से बाहर, मगर लड़ाई जारी। जेल से बाहर आने पर अखिल का स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, लेकिन वह जश्न में डूबने वालों में नहीं था। उसने मीडिया से कहा, ये जीत आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है, और मैं इस देश के हर उस इंसान की आवाज बनूंगा जिसे व्यवस्था ने कुचला है। बिच्छू अब सिर्फ मेरा नाम नहीं, हर उस इंसान का प्रतीक है जो चुप नहीं बैठता। अखिल अब जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई राहत नहीं थी। वो जानता था कि असली लड़ाई अब भी शुरू हुई है। जिन लोगों ने उसके पिता को मारा, उसे फंसाया, सिस्टम का गला घोंटा, वे सिर्फ जेल चले जाने से खत्म नहीं हुए थे। उनके जैसे और भी कई लोग बाहर थे, और सबसे बड़ा दुश्मन था बदला नहीं, बदलाव। अखिल का संकल्प। जेल से निकलते ही अखिल ने पहली बार अपने पुराने मोहल्ले में कदम रखा। जहां पहले उसे अपराधी कहा जा रहा था, वहीं अब लोग उसकी आरती उतार रहे थे। मगर अखिल ने सबको हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझे माफ करना हो तो अपने बच्चों को सिखाओ कि अन्याय को चुपचाप सहना पाप है। उसने पिताजी की पुरानी वकालत की टेबल पर एक बार फिर हाथ रखा। अब उसने तय कर लिया था, वह वकील नहीं बनेगा, बल्कि सामाजिक सुधारक बनेगा। बिच्छू फाउंडेशन की शुरुआत गूंजा, राजन और रसिका की मदद से अखिल ने एक संगठन शुरू किया, बिच्छू फाउंडेशन। इसका मकसद था फर्जी केस में फंसे लोगों को कानूनी मदद देना, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, पुलिस और राजनेताओं के खिलाफ प्रमाणित भ्रष्टाचार को उजागर करना, युवाओं में संविधान की समझ फैलाना। पहली ही सभा में हजारों लोग शामिल हुए। अखिल का भाषण अब सिर्फ न्याय की पुकार नहीं, आंदोलन की आग था। गूंजा और अखिल का रिश्ता। गूंजा, जो शुरू से अखिल के साथ थी, अब उसके मिशन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझते थे, मगर प्यार के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे जब तक हर गरीब को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये रिश्ता सिर्फ ताकत बना रहेगा। दुश्मनों की वापसी। भले ही विधायक चतुर्वेदी और इंस्पेक्टर दुबे जेल में थे, लेकिन उनके आदमी अब भी सत्ता में फैले हुए थे। अखिल पर 2 बार हमला हुआ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और दूसरी बार रास्ते में गोलीबारी, मगर हर बार जनता उसके साथ खड़ी हो गई। एक हमले के बाद जब अखिल बुरी तरह घायल हुआ, तब गूंजा ने कहा, अब तो रुक जाओ अखिल। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिच्छू जब तक जिंदा है जहर चलता रहेगा। मीडिया और अखिल। अब अखिल को मीडिया का वो चेहरा भी दिखने लगा जो टीआरपी के लिए सच को तोड़ता मरोड़ता है।
उसने बिच्छू की सच्चाई नाम से खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां सच्चे केस दिखाए जाते, लोगों को उनकी संवैधानिक शक्ति के बारे में बताया जाता और प्रशासन से सीधे सवाल किए जाते। कुछ ही महीनों में वह चैनल वायरल हो गया। अखिल अब युवाओं की प्रेरणा बन गया था। रसिका का बदला रूप। रसिका अब एक तेज तर्रार रिपोर्टर बन चुकी थी। अखिल के प्रभाव ने उसमें वो आग भर दी थी, जिससे वो अब सत्ता से सवाल पूछने से नहीं डरती थी। उसने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया और अपने चैनल से इस्तीफा देकर स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की। उसका और अखिल का रिश्ता एक मिशन जैसा था, एक कलम से लड़ता था, एक कैमरे से। अखिल की माँ, जो कभी बेटे की जिंदगी से नाराज थीं, अब उसके काम पर गर्व करती थीं। मगर एक डर हमेशा रहता, कहीं फिर से कोई हमला, कोई धोखा ना हो। एक दिन उन्होंने अखिल से कहा, बेटा, तू अब बिच्छू नहीं, तू रोशनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। खुद को मत मिटा दे। अखिल ने उनकी हथेली थामकर कहा, माँ, तेरा बेटा अब डर कर जीना नहीं चाहता। या तो सब बदल दूंगा या उसी बदलाव में मिट जाऊंगा। अब बिच्छू फाउंडेशन सिर्फ बनारस या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। अखिल का नाम पूरे देश में गूंजने लगा था। वो अब एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन बन चुका था, जो न व्यवस्था से डरता था, न किसी धमकी से झुकता था। सत्ताधारी दल की बेचैनी। दिल्ली में बैठे बड़े नेता अब अखिल को एक गंभीर खतरा मानने लगे थे। वह सिस्टम की परतें उधेड़ने लगा था। पुलिस, प्रशासन, नेताओं और उद्योगपतियों के गठजोड़ की पोल जिस तरह से उसके चैनल और संगठन खोल रहे थे, उससे कई ताकतवर चेहरे बेनकाब हो चुके थे। गृह मंत्रालय की एक मीटिंग में कहा गया, ये लड़का अखिल अगर यूं ही चलता रहा तो चुनाव में हमारी छवि चौपट कर देगा। फैसला लिया गया, अखिल को रोकना है, चाहे जैसे भी। काला अध्याय। देशद्रोह का आरोप। सरकार ने एक फर्जी वीडियो वायरल कराया, जिसमें अखिल को सिस्टम के खिलाफ युवाओं को भड़काते दिखाया गया। चैनलों ने इसे सनसनी बना दिया। क्या अखिल देश के लिए खतरा है? 24 घंटे के अंदर उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीबीआई ने भी अपनी सीमाएं दिखा दी, क्योंकि मामला अब राजनीति से ऊपर था। अखिल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की दूसरी रात। इस बार जेल पहले जैसी नहीं थी। वहां लगातार डराया गया, मारा गया और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। गूंजा। रसिका और